नमस्कार, स्वागत है आपका मारुति ग्रुप ऑफ एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। मैं सुबोध पारिक आपका स्वागत करता हूं। आज मैं 11th क्लास के अकाउंटेंसी का एक चैप्टर लेके आया हूं जिसका नाम है लेखांकन समीकरण। आइए हम शुरू करते हैं। पिछले वीडियो में हमने लेखांकन समीकरण के बारे में थोड़ा जाना था कि भाई क्या होती है लेखांकन समीकरण, कि जिसमें किसी व्यवसाय की या किसी व्यापार की जो कुल संपत्तियां होती है उनका योग किन के बराबर होता है, व्यवसाय के कुल दायित्व और पूंजी के योग के बराबर। यानी कुल संपत्तियां बराबर कुल दायित्व प्लस पूंजी। तो आज हम इसे क्वेश्चन के माध्यम से सॉल्व करेंगे और हम इसके बारे में विस्तार से जानेंगे कि लेखांकन समीकरण क्या होती है और जो व्यवहार किए जाते हैं, लेन देन किए जाते हैं, उनका इस समीकरण पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो हमारे सामने एक क्वेश्चन है कि निम्न लेन देनों के आधार पर लेखांकन समीकरण बनाइए, जिसमें कुछ बिंदु दे रखे हैं। पहला बिंदु है हर्ष ने नगद से व्यापार शुरू किया 2 लाख रुपए से। दूसरा बिंदु है नमन से नगद माल खरीदा 40,000 रुपये। तीसरा बिंदु है 10,000 रुपये का सामान पवन को बेचा, कितने में, 12,000 में। यानी 10,000 रुपये लागत का सामान है, वो पवन को 12,000 में बेचा, यानी 2,000 का प्रॉफिट हो रहा है हमें। और चौथा है उधार फर्नीचर खरीदा 7,000 रुपये का। तो ये 4 बिंदु हैं हमारे सामने क्वेश्चन के। आप पहले इनको एक नोटबुक में लिख लो ताकि क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तब हमारी ये काम आए। तो आइए शुरू करते हैं लेखांकन समीकरण। अब देखिए लेखांकन समीकरण क्या होती है कि संपत्तियां बराबर दायित्व प्लस पूंजी। तो हमारे इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। संपत्तियां बराबर दायित्व प्लस पूंजी, हमने एक तरफ संपत्तियां लिख दी है और दूसरी तरफ दायित्व प्लस पूंजी लिख दी है। तो पहला हमारा जो क्वेश्चन का पहला पॉइंट था वो ये था कि हर्ष ने नगद से व्यापार प्रारंभ किया। हर्ष ने नगद से व्यापार प्रारंभ किया है और वो कितने रुपए से, 2 लाख रुपए से। तो 2 लाख रुपए से व्यापार प्रारंभ किया है तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा कि भाई नगद से व्यापार प्रारंभ किया है तो एक तो व्यापार में संपत्ति आ गई केस के रूप में, एक तो संपत्ति आ गई केस के रूप में यानी नगद के रूप में। और दूसरी बात कि जब कोई व्यापारी कोई कुछ पैसे या कोई धनराशि लगाकर विनियोजित करके व्यवसाय शुरू करता है तो उस विनियोजित धन को हम क्या कहते हैं, पूंजी कहते हैं। तो एक तरफ तो हमारी संपत्ति बढ़ जाएगी 2 लाख रुपए से नगद के रूप में और एक तरफ है पूंजी 2 लाख रुपए में रूप में बढ़ जाएगी। तो देखिए नगद बढ़ गया 2 लाख रुपए से और एक तरफ पूंजी बढ़ गई 2 लाख रुपए से। तो इसका योग लगाएंगे हम तो आ जाएगा, संपत्तियों का योग आ जाएगा 2 लाख और बराबर दायित्व प्लस पूंजी का योग आ जाएगा 2 लाख रुपए। तो पहला पॉइंट है हमारा, जो हर्ष ने नगद से व्यापार शुरू किया 2 लाख रुपए से, वो हमने सोल्व कर लिया कि संपत्तियों में नगद 2 लाख रुपए बढ़ा और दायित्व प्लस पूंजी में इसमें 2 लाख रुपए से पूंजी बढ़ गई। यानी ये समीकरण बराबर होनी चाहिए, एक तरफ संपत्तियों का योग और दूसरी तरफ दायित्व प्लस पूंजी का योग। तो इसमें दायित्व पर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ा क्योंकि नगद से व्यापार शुरू किया है, कोई दायित्व की और लेन देन की कोई बात नहीं थी। तब 2 लाख रुपए से नगद बढ़ गया जो संपत्ति है हमारी, और 2 लाख रुपए से पूंजी बढ़ गई, तो योग हमारा बराबर हो गया। दूसरा बिंदु हमारा था नमन से नगद माल खरीदा 40,000 रुपये का। अब जब 40,000 रुपये का नगद माल खरीदेंगे तो हम माल खरीदेंगे तो माल हमारे व्यापार में आएगा, स्टॉक के रूप में व्यापार में आएगा, और बदले में क्या देंगे, हम उसको नगद पैसे देंगे क्योंकि नगद खरीदा है माल हमने। तो जो माल लेंगे उसके बदले हम नगद भुगतान करेंगे। तो माल आएगा व्यवसाय में, सामान आएगा तो वो स्टॉक के रूप में स्टॉक बढ़ जाएगा। स्टॉक हमारी क्या होती है, संपत्ति, जिसे हम स्कंद कहते हैं या रहतिया कह सकते हैं। तो स्कंद बढ़ जाएगा 40,000 रुपये से। और दूसरी बात है कि जब उसके बदले हम नगद भुगतान करेंगे तो हमारा जो पहले नगद था 2 लाख रुपये, उसमें से नगद 40,000 रुपये कम हो जाएगा। तो देखिए हमारा जो पीछे का शेष था, जो पहले लेन देन की जो समीकरण का शेष था संपत्तियां बराबर दायित्व प्लस पूंजी में, वो ये था कि एक तो नगद था हमारे पास 2 लाख रुपये और दायित्व के रूप में पूंजी थी हमारे पास 2 लाख रुपये।
तो नगद 2 लाख रुपए थे और पूंजी 2 लाख रुपए थी। अब हमने सामान खरीदा है, नगद खरीदा है, तो हमारा स्टॉक यानी स्कंद बढ़ जाएगा 40,000 रुपये से, और हमने 40,000 रुपये नगद भुगतान किया है तो वो कैश में से कम हो जाएगा। हमने इसे कोष्टक में लिखा है, कोष्टक में लिखने का मतलब है माइनस कर रहे हैं, और प्लस 40,000 रुपये स्कंद का बढ़ जाएगा। तो अब देखिए दायित्व प्लस पूंजी पर तो कोई प्रभाव पड़ा ही नहीं, तो हम इसमें कुछ फेरबदल नहीं करेंगे, और नगद और स्कंद में प्रभाव पड़ेगा। तो हमने नगद माल खरीदा है तो स्टॉक के रूप में या स्कंद के रूप में हमारा 40,000 रुपये से बढ़ जाएगा स्कंद, संपत्तियां बढ़ जाएगी। और दूसरी तरफ संपत्तियों में ही जो नगद था हमारा 2 लाख रुपए, उसमें से हमने 40,000 रुपये का भुगतान कर दिया है, तो 40,000 रुपये नगद कम हो जाएगा, तो बराबर हो गया। अब हम योग लगा देंगे, तो योग 2 लाख रुपये बराबर 2 लाख रुपये। क्योंकि हमने नगद माल खरीदा था तो एक तो हमारी संपत्ति बढ़ गई स्कंद के रूप में, या रहतिया बोल सकते हैं या स्टॉक बोल सकते हैं, इसके रूप में 40,000 रुपये संपत्ति बढ़ गई, और दूसरी संपत्ति हमारी जो नगद थी उसमें से 40,000 कम हो गई, तो योग बराबर रह गया 2 लाख बराबर 2 लाख। तीसरा हमारा जो व्यवहार था वो ये था कि 10,000 रुपये का सामान पवन को बेचा 12,000 रुपये में, यानी कोई व्यवसाय का जो सामान था 10,000 रुपये का, वो हमने किसी पवन नाम के व्यक्ति को 12,000 रुपये में बेच दिया है। अब देखिए लागत थी 10,000 रुपये और हमने बेच दिया 12,000 में, तो 10,000 रुपये का सामान गया हमारे व्यवसाय से, और उसके बदले रुपए कितने आए? 12,000 रुपये आए। ठीक है, तो अब देखिए इसमें हमने ये लिखा है कि 10,000 रुपये का सामान पवन को बेचा। अब इसमें नगद का कहीं नाम नहीं आया है, इसका मतलब उधार में बेचा है। जब तक नगद नाम ना आए तब तक यही समझना है कि उधार में बेचा है। तो 10,000 रुपये का सामान पवन को बेचा, और वो भी कितने में? 12,000 में। तो माल तो हमारा 10,000 कम हो जाएगा, स्कंद में से 10,000 रुपये कम हो जाएंगे, और 2,000 रुपये प्रॉफिट के बढ़ जाएंगे। दूसरी बात, अगर हमें नगद भुगतान प्राप्त नहीं हुआ है, भाई माल बेचेंगे तो पैसे नगद प्राप्त होने चाहिए, नगद नहीं प्राप्त हुए हैं, तो इसका मतलब वो हमें बाद में देगा, देने वाला देनदार, यानी देनदार क्या होती है? हमारी संपत्ति। तो 12,000 रुपये से संपत्ति भी बढ़ जाएगी। अब देखिए हम देखते हैं कि जो हमारा पिछला शेष था वो क्या था? संपत्तियों में नगद था 1,60,000 रुपये, क्योंकि 2 लाख रुपये पहले थे, उसमें से 40,000 हमने नगद में भुगतान कर दिए थे जब माल खरीदा था तब, और 40,000 रुपये स्कंद के रूप में थे हमारे, हमने नगद माल खरीदा था तो स्कंद बढ़ा था हमारा, और दायित्व प्लस पूंजी की तरफ 2 लाख रुपये पूंजी के रूप में थे, यही शेष था हमारा। अब हमने 10,000 रुपये लागत का जो सामान है वो 12,000 में बेचा है, तो स्कंद तो हमारा 10,000 से कम हो जाएगा, हमने ब्रैकेट में लिख दिया, कोष्टक में लिख दिया 10,000 रुपये, तो ये तो कम हो गया। अब नगद में ना बेच करके हमने उधार में बेचा है, तो वो हमें बाद में भुगतान करेगा, यानी हमें पैसे देगा, देने वाला देनदार, तो वो हमारी संपत्ति हो जाएगी। तो हमने संपत्तियों की तरफ देनदार में 12,000 रुपये बढ़ा दिए। माल 10,000 का था लेकिन हमने बेचा 12,000 में है, तो देनदार भी कितने रुपए से बढ़ेंगे? 12,000 रुपये से। अब ये जो 2,000 रुपये का जो प्रॉफिट हुआ है, हमें 10,000 की लागत का 12,000 में बेचा था सामान है, तो 2,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ है, फ़ायदा हुआ है हमें। तो ध्यान रखना कि लाभ और हानि, अगर कोई प्रॉफिट या लॉस होता है तो वो हमें उसका समायोजन किसके साथ करना है? पूंजी के साथ करना है। तो अगर 2,000 रुपये प्रॉफिट बढ़ा है, इसका मतलब हमारी पूंजी बढ़ी है 2,000 रुपये से, 2,000 रुपये से प्रॉफिट बढ़ा है तो 2,000 रुपये से पूंजी बढ़ गई, तो 2,000 रुपये पूंजी की तरफ जोड़ देंगे। तो हमने लिख दिया पूंजी के नीचे 2 लाख रुपये के नीचे 2,000 रुपये। ठीक है, तो 10,000 रुपये की लागत का सामान हमने 12,000 रुपये में बेचा, तो सामान यानी स्कंद तो हमारा 10,000 रुपये से कम हो जाएगा, देनदार हमारे 12,000 रुपये से ही बढ़ेंगे, क्योंकि हमने 12,000 में बेचा है तो 12,000 ही चुकाएगा वो बाद में, और 2,000 रुपये का प्रॉफिट हो गया है, यानी फ़ायदा हो गया है, लाभ हो गया है, तो ये लाभ हमें पूंजी में जोड़ देंगे। अब इसका योग लगा देंगे, तो नगद था हमारा 1,60,000 रुपये, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ, 1,60,000 रुपये रह गया। स्कंद हमारा 40,000 था, उसमें से 10,000 कम कर दिए, तो कितने रह गए? 30,000 रह गए, और देनदार 12,000, तो टोटल कितने हो गए? हमारे हो गए 2,02,000 रुपये। और दायित्व प्लस पूंजी की तरफ हमने देख लिया कि इसमें भी 2 लाख रुपये पूंजी के रूप में पहले थे, 2,000 रुपये प्रॉफिट यानी फ़ायदा लाभ हो गया था, वो हमने जोड़ दिया इसके अंदर 2,02,000 रुपये। तो योग हमारा मिल गया,
संपत्तियों की तरफ 2,02,000 रुपये और दायित्व प्लस पूंजी की तरफ 2,02,000 रुपये। अब हम शेष निकाल लेते हैं। शेष हमने आगे वाला जो बिंदु हम हल करेंगे उसमें हमने लिख दिया 4 नंबर में संपत्तियां बराबर दायित्व प्लस पूंजी। संपत्तियों में हमारे पास क्या क्या था, नगद था 1,60,000 रुपये, प्लस स्कंद था 30,000 रुपये और प्लस देनदार था 12,000 रुपये और पूंजी के रूप में थे 2,02,000 रुपये। अब देखिए चौथा व्यवहार क्या किया था हमने, उधार फर्नीचर खरीदा 7,000 रुपये में। अब फर्नीचर खरीदा है, फर्नीचर हमारी संपत्ति है। अब देखिए खरीदा है फर्नीचर, तो ये फर्नीचर है वो हमारा माल नहीं है, फर्नीचर हमारा माल नहीं है, ये स्थायी संपत्ति है क्योंकि ये व्यवसाय के संचालन में सहयोग करता है फर्नीचर। इसका हम क्रय विक्रय नहीं करते फर्नीचर का माल के रूप में, बल्कि ये तो हमारे व्यवसाय के संचालन में सहायता करता है, इसलिए फर्नीचर को हम क्या मानेंगे, स्थायी संपत्ति मानेंगे। तो अब हमने उधार फर्नीचर खरीदा है, अगर उधार माल खरीदा होता तो हम स्कंद में बढ़ोतरी करते, स्कंद में जोड़ देते, लेकिन हमने फर्नीचर खरीदा है तो फर्नीचर हमारा माल नहीं है, स्टॉक के रूप में नहीं रखेंगे इसको, ये हमारी स्थायी संपत्ति के रूप में मानी जाएगी। तो इसको अलग से लिखेंगे संपत्तियों के रूप में, लेनदार के पास प्लस फर्नीचर। अब उधार खरीदा है तो फर्नीचर हमारा बढ़ गया 7,000 रुपये से, भाई संपत्ति आ गई व्यवसाय में, 7,000 रुपये से बढ़ गई संपत्ति फर्नीचर के रूप में। अब उधार खरीदा है, इसका मतलब हम बाद में किसी को भुगतान करेंगे, अर्थात वो हमसे पैसे लेगा और लेने वाला लेनदार, तो वो हमारा क्या हो गया, दायित्व हो गया। तो हमें किसी को भुगतान करना है भविष्य में, तो हमारा क्या होगा, दायित्व होगा। तो 7,000 रुपये से फर्नीचर के रूप में संपत्ति बढ़ जाएगी और 7,000 रुपये से लेनदार के रूप में दायित्व बढ़ जाएगा। ठीक है, उधार फर्नीचर खरीदा है तो फर्नीचर बढ़ गया हमारा संपत्ति के रूप में 7,000 रुपये से, और हमने उधार खरीदा है यानी नगद पे भुगतान नहीं किया, तो हम बाद में उसे करेंगे भुगतान, तो वो हमारा लेनदार हो गया, दायित्व हो गया। तो 7,000 रुपये से दायित्व बढ़ जाएगा लेनदार के रूप में। अब हम शेष निकाल लेते हैं। नगद 1,60,000 रुपये थे, इसमें कोई चेंजिंग नहीं की। स्कंद हमारा 30,000 था, ये भी 30,000 ही है क्योंकि फर्नीचर स्थायी संपत्ति मानी हमने। देनदार थे वो 12,000 रुपये हैं और फर्नीचर 7,000 रुपये से बढ़ गए। अब दायित्व प्लस पूंजी की तरफ देखते हैं, तो हमारा दायित्व लेनदार के रूप में बढ़ा है 7,000 रुपये, तो 7,000 रुपये और प्लस पूंजी हमारी थी 2,02,000 रुपये। तो दोनों का योग लगाएंगे संपत्तियों की तरफ, टोटल हो जाएगा हमारा 1,60,000 प्लस 30,000 1,90,000 और 12,000 2,02,000 प्लस 7,000 2,09,000। इस तरफ संपत्तियों का योग आ गया 2,09,000 रुपये और दायित्व प्लस पूंजी की तरफ 2,02,000 पूंजी के हैं और 7,000 दायित्व के हैं, तो कितने हो गए 2,09,000 रुपये। तो इस प्रकार से हमारा समीकरण मिल रहा है, संपत्तियों का योग भी है 2,09,000 रुपये और दायित्व प्लस पूंजी का योग भी 2,09,000 रुपये है। ठीक है, तो हमने ये 4 व्यवहारों के आधार पर, 4 लेन देनों के आधार पर हमने लेखांकन समीकरण को समझा है। आशा करता हूँ कि आपको ये जो क्वेश्चन है वो सोल्व किया है वो समझ में आया होगा। आगे भी हम कुछ और सवाल करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।